नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुल 27 सीटों पर मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 15 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट। दिमनी से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं रविंद्र सिंह तोमर, जबकि अंबा जो कि एससी के लिए आरक्षित सीट है, सत्य प्रकाश सिकरवार यहाँ से उम्मीदवार होंगे। गोहद से मेवाराम जाटव उम्मीदवार होंगे, जबकि ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे उम्मीदवार होंगे। भांडर से फूल सिंह बरैया, करेरा से प्रज्ञलाल जाटव उम्मीदवार होंगे, जबकि बमोरी से उम्मीदवार रहेंगे कन्हैयालाल अग्रवाल। अशोकनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे आशा दोहरे। अनूपपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे विश्वनाथ सिंह कुंजाम। सांची से मदन लाल चौधरी अहिरवार को बनाया गया है उम्मीदवार, जबकि आगर से विपिन वानखेड़े उम्मीदवार होंगे। हाटपिपलिया से राजवीर सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नेपानगर से रामकिशन पटेल को। वहीं सावेर से प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रेसिडेंट बन गए हैं श्री परेश रावल जी। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फैक्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। आर्य समाज से वे जुड़े हुए थे। 2011 में जन लोकपाल विधेयक के लिए जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे की टीम में भी स्वामी अग्निवेश थे। बाद में कुछ विवादों के कारण ये अलग हो गए। बिग बॉस 5 के घर में स्वामी अग्निवेश बतौर मेहमान गए थे। 1968 में उन्होंने एक राजनीतिक दल भी बनाया था, जिसका नाम था आर्य सभा। 2010 में गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वामी अग्निवेश से नक्सलियों के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया था, क्योंकि नक्सलियों के साथ इनकी काफ़ी अच्छी साठगांठ मानी जाती थी। 21 सितंबर 1939 को आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आर्य समाज में शामिल होने 1968 में हरियाणा गए। 1970 को इन्होंने संन्यास लिया था। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पोहरी जिला शिवपुरी में, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, श्री सुरेश धाकड़ तथा अन्य गणमान्य साथियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इन्होंने कहा कि एक कमलनाथ जी की सरकार थी, जब भी उनसे विकास के कार्यों की बात की जाती थी तो वे कहते थे कि उनके पास पैसा नहीं है। मैं आपके बीच आया हूं तो 226 करोड़ से अधिक की सौगात लेकर आया हूं। यही उनकी और हमारी सरकार में फ़र्क है। कमलनाथ सरकार ने सरकुला सिंचाई परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, शहरिया बहनों को हितलाभ देना बंद किया और कर्ज माफ़ी का झूठा वादा किया। यह जनता के साथ धोखा था। अनेक गरीब परिवारों के बच्चे संबल योजना का लाभ लेकर पढ़ाई करते थे। कमलनाथ जी की बेईमान सरकार ने उन बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया। हम गरीब बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपये देते थे। कमलनाथ जी ने यह राशि बढ़ाने की झूठी घोषणा की। पिछले साल गरीब बेटियों की शादी तो हुई, लेकिन सहायता राशि आज तक नहीं मिली। दोस्तों, ये सारे के सारे दावे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं। प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। 16 सितंबर से 37 लाख और गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूँ, चावल और नमक दिया जाएगा। कमलनाथ जी के पास कोई भी जनप्रतिनिधि विकास के कार्यों के लिए पैसे मांगने जाते थे तो वे हमेशा पैसे न होने का बहाना बना देते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पोहरी को अनेक सौगातें दी है। आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। अब फैसला जनता को करना है कि जनता क्या फैसला करती है। कर्ज माफ़ी का जो वादा किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया था कि किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सड़क पे तो नहीं आए, लेकिन बीजेपी में ज़रूर वे आ गए हैं। और चूँकि सिंधिया का सबसे ज़्यादा भरोसा जनता ने किया था, कमलनाथ से और कांग्रेस से भी ज़्यादा जो भरोसा मध्य प्रदेश की जनता और युवाओं का था वो सिंधिया पर था। अब देखना होगा कि क्या सिंधिया केवल अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में
कर्ज माफ़ी का मुद्दा नहीं उठाते हैं या फिर कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर उसी प्रकार से मुखर होते हैं जिस प्रकार की वे कांग्रेस के विरुद्ध हुए थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जो केंद्रीय अध्ययन दल अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उसका अध्ययन करने आया है, उनके साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 9,500 करोड़ की हानि हुई है। प्रदेश में फसलें, मकान, पशुहानि के साथ साथ सड़कों तथा अधोसंरचना को हुई क्षति के कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। इस स्थिति में लोगों को अपने घरों से रेस्क्यू कर राहत शिविरों में पहुंचाया गया। जनहानि न हो इसके प्रयास किए गए और इसमें सफलता भी मिली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीते पखवाड़े अतिवर्षा से हुई हानि की विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार को दी गई है। सर्वे कार्य निरंतर जारी है और अधिक नुकसान की स्थिति भी सामने आ सकती है। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को अधिकाधिक सहायता दी है। आगे भी राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्रीय अध्ययन दल के प्रभावित जिलों में भ्रमण के पश्चात राहत कार्यों को पूरी तरह से पूर्णता तक पहुंचाने में सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान उनके निवास पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अवलोकन और अध्ययन करने आए केंद्रीय अध्ययन दल के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अध्ययन दल के समक्ष गुरुवार को विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को सामने रखा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अतिवर्षा और बाढ़ में 24 जिलों में लगभग 11,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है। करीब 11,34,000 किसान प्रभावित हुए हैं। लगभग 60,000 मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए। सरकार ने फौरी राहत के लिए पूरे प्रयास किए हैं। अभी भी लोगों को राहत की आवश्यकता है। प्रदेश में 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें और 17 लाख कृषक कीट व्याधि से भी प्रभावित हुए हैं। बैठक में बताया गया कि मुख्यतः सोयाबीन, मक्का तथा चने की फसल कीट व्याधि से ज़्यादा प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय अध्ययन दल से मांग की है कि कीट व्याधि के नियंत्रण के लिए और इसका जो सर्वे है उसके लिए भी केंद्रीय अध्ययन दल एक भेजा जाए। इस प्रकार की मांग वर्तमान अध्ययन दल से मुख्यमंत्री ने की है। हरदा और सीहोर जिले के वन ग्रामों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ। वन ग्रामों के किसानों को भारत सरकार ने किया है बीमा योजना में शामिल। हरदा जिले के रहटगांव, मगरदा और सीहोर जिले के नसरुल्लागंज और रेहटी के वन ग्रामों के जो पट्टाधारी हैं उनको भी अब फसल बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प समग्र विकास खुशहाल प्रदेश। मध्य प्रदेश में 16 सितंबर से शुरू हो रहे हैं जन कल्याण कार्यक्रम। 16 सितंबर को पात्रता पर्ची और खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। 17 सितंबर को आंगनवाड़ी केंद्रों में दुग्ध वितरण आरंभ होगा। फसल बीमा योजना के 4600 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 18 सितंबर को वनाधिकार पट्टों का वितरण तथा पथ विक्रेताओं को ऋण राशि का वितरण होगा। 19 सितंबर को संबल योजना के हितग्राहियों के लिए कार्यक्रम होगा। 20 सितंबर को स्व सहायता समूह के खातों में 150 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 21 सितंबर को 22 सितंबर को मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान योजना के हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे और 25 सितंबर को बिजली बिलों में रियायत दी जाएगी। दोस्तों, ये पूरे सप्ताह का कार्यक्रम मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। प्रदेश में 16 सितंबर से जन कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है 17 सितंबर को। इस दिन दूध बांटा जाएगा आंगनवाड़ियों में और दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन होता है 25 सितंबर। तब तक ये जन कल्याण के जो कार्य है वह किए जाएंगे और जन कल्याण कार्यक्रम पूरे पखवाड़े में रखे जाएंगे। दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। दोस्तों, खरीफ फसलों के पंजीयन के लिए जल्दी ही ई उपार्जन पोर्टल चालू होगा। जो फसलें इसमें पंजीयन आप करवा सकते हैं वे फसलें हैं सोयाबीन, अरहर, उड़द, मक्का, तिल, मूंगफली,
कपास, रामतिल और मूंग। हाल ही में भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें 10 राज्यों को इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए लिस्ट यह जारी हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। तो मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात हम इसे कह सकते हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उसका दौरा लगातार केंद्रीय दल कर रहा है। अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करना है। केंद्रीय दल ने हरदा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर क्षति का अवलोकन किया। कृषि मंत्री कमल पटेल इस दौरान राहत कार्यों से अध्ययन दल को अवगत करा रहे हैं। फोटो में आप इनको देख सकते हैं। जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का निरीक्षण करने पहुंचे दल को भारत सरकार के द्वारा जो भेजा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निरीक्षण में मदद करते हुए अधिकारियों को। यह दल सीहोर भी पहुंचा था और हरदा जिले में भी इसने दौरा किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 135वीं बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उनकी बात करें तो प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारियों को मंडी बोर्ड के कर्मचारी बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है। मंडी समिति के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की फिक्र खत्म। मंडी बोर्ड में आरक्षित निधि में 200 करोड़ की राशि का फंड सुरक्षित रखा जाएगा। वही मंडियों को बाजार की प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए स्मार्ट मंडियों के रूप में भी विकसित किया जाएगा। कर्ज माफी पर क्या बोले हैं शिवराज, वह मैंने आपको बता ही दिया है। इन्होंने खुद की बड़ाई की है और कमलनाथ की बुराई की है, जैसा कि चुनाव के दौरान अक्सर होता ही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया और फसल बीमा के प्रीमियम का 2200 करोड़ रुपया जमा नहीं किया। मैंने आते ही 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम का पैसा जमा कर किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाया है। ग्वालियर में कर्ज माफ़ी पर यह बात कही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के दौरा कार्यक्रम की बात करें तो 12 सितंबर 2020 को ये आगर के दौरे पर रहेंगे। भोपाल से प्रस्थान करेंगे 11 बजे, बड़ौद पहुंचेंगे 11:10 पर और बड़ौद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगे। आम जनता को संबोधित नहीं करेंगे, केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 12 सितंबर सुबह 11 बजे गृह प्रवेश का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के पीएम आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं www.pmevents.ncog.gov.in। बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 326 केस बढ़े। अभी तक 16,090 केस यहाँ पर मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। अभी तक 444 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक 142 लोग पिछले 24 घंटों के दौरान स्वस्थ हुए हैं, जबकि कुल मिलाकर 11,091 लोग स्वस्थ हुए हैं। 4,555 कोरोना के एक्टिव केस इंदौर जिले में है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की स्थिति भी लिस्ट में दी हुई है, आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। राजगढ़ हमारा गृह जिला है 19वें नंबर पर। 12 प्रकरण कोरोना के यहाँ पर बढ़े। 21 लोग स्वस्थ हुए पिछले 24 घंटे के दौरान, जबकि अब तक कुल मिलाकर 997 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 15 लोगों की जान गई है। 819 लोग स्वस्थ हुए हैं। 163 एक्टिव केस बचे हैं राजगढ़ जिले में। इसी प्रकार आप जिस भी ज़िले के बारे में इंटरेस्टेड हो सूची में देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके। अन्य जिलों की लिस्ट ये रही 20 से लेकर 37 नंबर तक के जिलों की लिस्ट और 38 से 52 नंबर तक के जिलों की लिस्ट। मध्य प्रदेश में ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अभी तक 2240 कोरोना के केस पिछले 24 घंटे के दौरान बढ़े हैं। 30 लोगों की मौत हुई है। 1651 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी तक शुरू से लेकर अब तक कोरोना वायरस के 83,619 केस मध्य प्रदेश में सामने आए। 1691 लोगों की मौत हुई। 62,936 लोग स्वस्थ हुए। 18,992 कोरोना के एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बढ़कर पहुंच गए हैं।
11 सितंबर को कुल जांच हुई 23,431। इनमें से 2240 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, 21,191 नेगेटिव रिपोर्ट आई, 176 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हो रही है उनमें कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत 9.5 पहुँच गया है, जो कि एक तरह से रेड अलर्ट कहा जा सकता है, क्योंकि 100 मरीजों में से 9 से 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। गुलाब नबी आज़ाद और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको महासचिव पद से हटा दिया गया है, जबकि अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने नया महासचिव बनाया है। जो सचिवों की लिस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्री मुकुल वासनिक, इनको मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया है। उपचुनाव के मद्देनज़र यह प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश का प्रभार है श्री मुकुल वासनिक को। श्री हरीश रावत को पंजाब का प्रभार दिया गया है। श्री ओमन चांडी आंध्र प्रदेश के प्रभारी बने हैं, जबकि तारिक अनवर केरल और लक्षद्वीप की जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और कर्नाटक के प्रभारी रहेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला। असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह को बनाया गया है, जबकि राजस्थान के प्रभारी रहेंगे अजय माकन। केसी वेणुगोपाल को ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करें मध्य प्रदेश में स्कूल रीओपनिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दी गई है। प्रमोद सिंह, जो कि उप सचिव है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, ने आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र जो कि 29 अगस्त को आया था, उसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूलों को दिनांक 21 सितंबर 2020 आंशिक रूप से खोले जाने का उल्लेख किया गया था। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 सितंबर को जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जारी किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी में जारी की गई SOP के आधार पर राज्य शासन द्वारा हिंदी में SOP तैयार किया गया है, जो कि शासकीय एवं निजी दोनों विद्यालयों पर लागू होगा। शासकीय विद्यालयों के लिए इसके अतिरिक्त भी निर्देश पृथक से शीघ्र जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 21 सितंबर से स्कूल खुल सकेंगे। इसमें जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं स्कूल जा सकेंगे और शिक्षकों की सलाह ले सकेंगे। यह थी दोस्तों मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरें। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।